गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट, हम लोग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे अभी तक। आज हम लोग पार्टिकुलेट्स एज पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एज गैसियस पॉल्यूटेंट्स रह गया था, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पार्टिकुलेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक गैसियस फॉर्म में होते हैं और एक पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। दोज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स suspended in the air which are invisible to the naked eye. ये these are very small particles. तो स्टूडेंट, पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में होते हैं, लेकिन हमें वो खुली, जैसे बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से अपनी सिर्फ आँखों से नहीं दिखाई देते हैं वो, और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये या तो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसका सरफेस एरिया स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हर तरह के एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, हर तरह के गैसियस फॉर्म पॉल्यूटेंट्स का, या तो ये जो जिन चीज़ों का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं या तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, एज वेल एज वे इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे जो हैं आपके पार्टिकुलेट्स जो हमने देखा, अभी डेफिनेशन उसकी देखी कि क्या होते हैं पार्टिकुलेट्स। जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर या आपको देखना होगा तो उसके लिए कुछ ऐड ज़रूर यूज़ करना होगा, जिससे वो आप देख सकें कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन व्हीकल एमिशंस, स्मोक्स, डस्ट एंड ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, जो ये पार्टिकुलेट्स होते हैं वो कहाँ से, हमें उसका स्रोत क्या है? व्हीकल में एमिशन जो होता है, जो धुआं निकलता है, और स्मोक धुआं होता है, तरह तरह की इंडस्ट्री से निकलता है। धूल जो होती है, जो कि हमारी पृथ्वी की सतह पे होती है, उड़ती रहती है, वो भी छोटे छोटे कण उसके एटमॉस्फेयर में भी होते हैं। और राख जो होती है इंडस्ट्रीज से निकलती रहती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स की इन एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट्स क्या है स्टूडेंट्स, मतलब इसके मेनली स्रोत क्या होते हैं वो देखेंगे। ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे कि नेचुरल सोर्स होते हैं और जो प्रकृति के द्वारा जो सोर्स हैं वो भी, जैसे कि आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जब अगर फॉरेस्ट फायर हो जाती है तब भी ये पैदा होते हैं, और कई प्राकृतिक वोल्केनिक इरप्शन कई प्राकृतिक वजहों से होते हैं, और कई बार ये इंसानों द्वारा भी रेमिट होते हैं, जैसे कि व्हीकल्स में, और वो उसके स्रोत होते हैं। नेचुरल सोर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स? नेचुरल सोर्स में हम देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ब्लोइंग ऑफ डस्ट, उड़ती है ना, आंधी जब आती है तो हवा बहुत तेज़ चलती है, तो उससे जो है जो ऊपरी सतह पे धूल के कण होते हैं उड़ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में वो सेटल डाउन नहीं होते, ऊपर ही रहते हैं फिर। और वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो भी तरह तरह की धुंध और तरह तरह की लावे सब निकलते हैं, तो उससे जो है एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं। ब्लोइंग ऑफ डस्ट, ये समझ ही गए हैं आप कि धूल के कण इधर उधर उड़ते हैं और सॉइल से उठकर विंड के द्वारा। और जब आप देखते हैं कि समुद्र में
जो आपने देखा अरेबियन सी में सॉल्ट जो है वो स्प्रे होता रहता है, वो तट पर आके वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो समुद्र से भी ब्लोइंग होती है सॉल्ट की, उड़ता है समुद्र की सतह से। और ये भी क्या है, ये भी सोर्स होता है नेचुरल सोर्स पार्टिकुलेट्स उत्पन्न करने का। द मैन-मेड सोर्स इंक्लूड सूट, फ्लाई ऐश, मेटेलिक पार्टिकल, मेटल ऑक्साइड, मेटल साल्ट सच एज लेड क्लोराइड एंड लेड ब्रोमाइड जो है ये और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि व्हीकल से निकलते हैं जो सोर्सेज होते हैं, वो व्हीकल में ईंधन की ज़रूरत होती है चलने के लिए, और ये ईंधन जो है पार्टिकुलेट्स पैदा करते हैं एटमॉस्फेयर में। द मैन-मेड सोर्स जो धुआं हुए और फ्लाई एशेस हुए, राख जो होती है, मेटेलिक पार्टिकल्स कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मेटल्स यूज़ होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल साल्ट्स वगैरह, लेड तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये पार्टिकुलेट्स मैन-मेड सोर्स होते हैं स्टूडेंट्स। पार्टिकुलेट्स ऑफ H2SO4 एंड HNO3 जो कि जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, वो क्या बना लेते हैं, ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं स्टूडेंट। एंड ये जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के रूप में मौजूद रहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए कैसे ये बनता है। आप जैसे जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट के रूप में मौजूद ही होते हैं। ऑक्सीजन भी 21% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये सब नेचुरल प्रक्रिया होती रहती है। अब ये आप देख ही नहीं पाएंगे कि एटमॉस्फेयर में ये प्रक्रिया काफ़ी हिडन टाइप की होती है, तो ये स्वतः ही चलती रहती है। अब जैसे कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेंगे तो भी वो भी ऐसे ही नाइट्रिक एसिड बना लेता है वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। और ओजोन की प्रेजेंट में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस H2O क्या करता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है, प्लस ऑक्सीजन भी बनाता है। और भी ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स होते हैं जैसे पैराफिन, ओलेफिन्स, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा जो होते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर में टीनी ड्रॉप्स के रूप में पाए जाते हैं, पार्टिकुलेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कण होते हैं जो इनविजिबल होते हैं हम मनुष्य की आई द्वारा मतलब आँखों के द्वारा। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कम्बशन ऑफ ऑटोमोबाइल। जैसे आपको हमने पहले बताया कि ये धुआं निकलता है आफ्टर कंबशन व्हीकल से, ईंधन को जब जलता है तो हमारा व्हीकल चलता है, और जब वो जलता है तो उससे बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस फ्रॉम कम्बशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स। स्टैटिक फ्यूल्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि आप घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोयला, कोल, वुड, खाना बनाने के लिए केरोसिन ऑयल, इन सब से भी पार्टिकुलेट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं स्टूडेंट्स। और these are produced from the combustion of automobile fuels। जो रिफाइनरीज होती हैं वो भी एक्सेट्रा जो होती हैं वो पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ, शूट पार्टिकल धुएं में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपको जैसे मैंने बताया पार्टिकल सरफेस एरिया काफ़ी बड़े होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द पार्टिकुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स, तो वो हैं वायबल पार्टिकुलेट्स एंड नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। ये वायबल पार्टिकुलेट्स कौन है
स्टूडेंट्स कुछ जो होते हैं जैविक जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं एटमॉस्फेयर में? बैक्टीरिया होता है, मोल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं। तो वो भी एक पार्टिकुलेट्स के रूप में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। फंजाई, एल्गी, ये सब जो हैं छोटे छोटे जो वन सेल्ड होते हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और उनके वो जो हैं स्पोर्स भी पाए जाते हैं, जो जिनके द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी उस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये डिस्पर्स कर जाते हैं एयर में और ये एलर्जीज उत्पन्न कर देते हैं और ये से पार्टिकुलेट्स से अटैच हो जाते हैं कई बार ये खुद ही बहुत बड़े पार्टिकुलेट्स का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट। पौधों में अचानक से कोई कैसे आ देखते हैं कोई डिजीज हो जाती है, तो ये जिनके स्पोर्स होते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके जो है हवा में मौजूद होते हैं, जो कि जब भी प्लांट के हम बनाते हैं तो वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो डिजीज पैदा कर देते हैं प्लांट्स में। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां इंसानों को भी लगती हैं और जीव जंतुओं में लग जाती हैं, क्योंकि इनके बहुत छोटे टीनी स्पोर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी खुली आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं स्टूडेंट्स। और नॉन वायरल पार्टिकुलेट होते हैं, उसमें हम देखेंगे मिस्ट होता है, स्मोक होता है, डस्ट एंड फ्यूम्स होते हैं। ये जो हैं इसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। मिस्ट माने धुंध जो होती है, दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये कैसे मिस्ट कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? जब हम छिड़काव करते हैं अपने पेड़ पौधों पे खरपतवार को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तब ये जो है वो ये स्प्रे करते हैं लिक्विड फॉर्म में प्लांट पे, स्प्रेइंग होती है, ये ट्रेवल कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में और कैसे कंडेंस कर जाते हैं? धुंध के रूप में कंडेंस हो जाते हैं। स्मोक धुआं कैसे उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स? अब ये हमारे सारे किस में है? नॉन वायबल में है स्टूडेंट्स। तो स्मोक इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल soot particles which are produced by the combustion of organic matter such as kerosene oil, tobacco, cigarette, fossil fuel, garbage, dry leaves और कई चीज़ों से होता है। ये क्या कंसिस्ट करता है? सूट पार्टिकल, धुएं की जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मोक, जो जलाने पे कोई चीज़ धुआं उत्पन्न होता है ना, तो उससे जो शूट पार्टिकल्स से छोटे छोटे जो होते हैं कण से निकलते रहते हैं, शूट उसको पार्टिकल्स कहते हैं। जब जलाते हैं किसी चीज़ मतलब ईंधन को, तो शूट पार्टिकल्स उसमें से रिलीज होते हैं, विच कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं? जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, केरोसिन ऑयल से। टोबैको को जो लोग जलाते हैं धुआं सिगरेट पीने के लिए, उससे होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जब हम जलाते हैं तो उससे होते हैं। गार्बेज, कई बार हम कचरा भी जलाने लग जाते हैं, उससे भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ड्राई लीव्स को भी हम जलाते हैं ना, तब उनसे ये उत्पन्न हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डस्ट। डस्ट माने धूल। देखते हैं आपके घरों पे भी कितना धूल, थोड़ी देर अगर आप एक दिन ना डस्टिंग करें तो देखिए पूरे आपके सारी चीज़ों पे हल्की सी एक पस्सी जम जाती है धूल की। हर जगह आप ये महसूस करते होंगे कि धूल की परत जम गई। इट कंटेन्स फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज क्रशिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स? इंडस्ट्रीज से, कई इंडस्ट्री से ज़्यादा। जब किसी इंडस्ट्री के बगल में आपका घर हो तो आपको ज़्यादा महसूस होगा, ज़्यादा आपका घर पे जैसे डस्ट पार्टिकल्स मतलब डस्टिंग करनी पड़ती है ज़्यादा ही आपको। तो ये क्रशिंग, ग्राइंडिंग जो चीज़ें प्रोडक्शन करने के लिए जो ज़रूरत होती है, उसमें इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मतलब अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो भी ये जो है डस्ट उत्पन्न हो
जाता है। और वैसे भी एटमॉस्फेयर में डस्ट होता ही होता है स्टूडेंट्स। डस्ट कंटेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, सीमेंट, लाइम स्टोन, फ्लाई एशेस, सॉडस्ट, पल्विन, कोल एक्सेट्रा। डस्ट में क्या क्या चीज़ें किससे किससे उत्पन्न हो सकती हैं स्टूडेंट्स? सैंड से। सैंड क्या होता है हमारा? जो रेत होती है उससे हो जाता है, सीमेंट से हो जाता है, और लाइम से भी, लाइम स्टोन से भी, लाइम मतलब चूने पत्थर से भी हो जाता है। फ्लाई एशेस निकलते हैं उससे भी हो जाता है। जो हमारी राख होती है कोई किसी चीज़ को जलाने पे वो उससे भी होता है। और आप देखेंगे कि सॉडस्ट से भी होता है, और इसका पल्विन से भी होता है, कोल से भी होता है स्टूडेंट्स। सॉडस्ट हमारा बुरादा होता है। जब हम लकड़ी की इंडस्ट्री में जब हम कटाई छटाई करते हैं तो जो वुड वर्क बनाते हैं, फर्नीचर्स और कई चीज़ों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वहाँ से सॉडस्ट निकलती है। पल्वेराइज का मतलब क्या होता है? चूर्णित। और कोल आप जानते ही हैं, कोयला। तो जब चूर्णित कोयले से भी लोग जो वो कोयला बनाते हैं उसमें भी ये निकलता है, चूर्ण निकलता है, उससे भी डस्ट पार्टिकल्स बहुत मात्रा में निकलते हैं। अब इसमें लास्ट है हमारा स्टूडेंट फ्यूम्स। ये कहाँ से पैदा होता है? दीज आर द वेपर ऑफ सर्टेन मटीरियल। ये क्या होते हैं? भाप के रूप में कुछ सर्टेन मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड सेवरल केमिकल रिएक्शन। अब आप जैसे कि जानते ही हैं केमिस्ट्री में हम लोग डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट बॉइलिंग क्या होती है? जब किसी चीज़ को हम खौलाते हैं, और डिस्टिलेशन माने उसका खौला के उसको ठंडा करके उसका प्योर फॉर्म निकालते हैं, तब ये प्रोसेस होता है। और सब्लिमेशन सीधे आपने कभी घर में कपूर जलाया होगा तो उसमें जो है कपूर सीधे ही धुएं में बदल जाता है, बिना लिक्विड, सॉलिड स्टेट में होता है कपूर, आप जानते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? वेपर के रूप में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये भी वजह होती है फ्यूम्स की। अब स्टूडेंट हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट एज सॉलिड। मतलब इस पार्टिकुलेट्स का हानि का ये क्या हानि है मनुष्यों के शरीर पे? ये फाइन पार्टिकल्स ऑफ विथ साइज लेस देन 5 माइक्रोन पेनिट्रेट इनटू द लंग्स। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना 5 माइक्रोन के, वो साइज से उससे लेस होते हैं, जो छोटे होते हैं उससे भी, वो हम सांस के द्वारा अंदर इनहेल कर लेते हैं। मतलब आप जब हम सांस लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। तो एक्सहेल क्या? सांस छोड़ने को कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान जब हमारे जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर शरीर के ले रहे हैं उसके साथ क्या होता है? पार्टिकल्स भी हमारे शरीर में अंदर घुस जाते हैं और वो लंग डिजीज पैदा करते हैं। इससे ना केवल लंग डिजीज हो जाती है बल्कि लंग कैंसर भी हो सकता है, इसलिए बड़ा खतरनाक है फ्रेंड्स। इन मेनी केसेस देयर इज स्कैटरिंग ऑफ फाइब्रस ऑफ लंग, फाइब्रोसिस भी इससे हो जाता है, जो ये बहुत से केस बहुत जगह पर देखा गया है। ये जो है ये क्या डिजीज़, कौन सा डिजीज़ पैदा करते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमोनियोसिस पैदा करते हैं स्टूडेंट्स। और बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कोर्स होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा थिक होते हैं, वो हमारे नाक के पैसेज में, नेजल पैसेज में ब्लॉक कर देते हैं उसको, और ये सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। अब देखिए आप अर्थ का सरफेस जो है, अगर इतने ढेर सारे क्लियरिटी ना हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स
जो तो क्या होगा, ये बाधा पहुंचाएगा सनलाइट को अर्थ सरफेस पे रीच होने तक, पहुंचने तक वो बाधा पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी लो हो जाएगा अर्थ का, और जो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो थोड़ा सा साफ कम दिखाई देगा, क्योंकि टेम्परेचर से लाइट भी तो रिलेटेड है हमारी। रोशनी कम आएगी पृथ्वी पे तो हमको विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये फॉगी नाइट, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सा फॉग दिखाई देता है। फॉग माने क्या होता है स्टूडेंट्स, कोहरा जब छा जाता है तो हमें कम दिखाई देता है विजिबिलिटी। अक्सर ये जाड़े के दिनों में ज़्यादा है, आपने कोहरा देखा होगा, तो हमारे आँखों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। पार्टिकुलेट्स डिपॉजिट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये जो है कभी आँख से सारी जगह है तो लीफ के भी वो डिपॉजिट हो जाते हैं। पत्तियाँ होंगी हरी, उस पर तो आपने अक्सर देखा होगा, आप जब वाटरिंग करते होंगे प्लांट की तो पत्तियों की सतह भी डस्ट से एकदम वो भरी रहती है। तो यानी इसका मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत पार्टिकुलेट्स हैं। तो ये क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि जो सनलाइट नहीं आ पाएगी ढंग से, और मान लीजिए निचली सतह पे भी है तो CO2 भी नहीं पहुंच सकेगा लीफ तक अंदर इंटरनल पार्ट में। अब ये शूट, डस्ट, फ्यूम, ये जो है पेंट्स को, हमारे घरों की पेंट्स और जगह इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो पेंट्स लगाते हैं उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्लोथ्स, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड, और इसका करोजन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं मेटल का ये। और इंडिया में जो है लेडेड पेट्रोल वॉज बीइंग यूज्ड। आप जानते हैं कि पेट्रोल जो है लेडेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेड एमिशन के लिए। लेड, ये जो लेड पार्टिकल्स जो हम एक हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल जो होता है तो लेडेड होता है वो। अगर हम अपने व्हीकल में वो यूज़ करते हैं तो लेड एमिशन होता है, उससे कंबशन होकर पेट्रोल से। तो ये क्या करता है, ये जो है इंटरफियर करता है विद डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या मैचुरेशंस में, रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन में ये इंटरफियर करता है फिर। ठीक है स्टूडेंट, अगर नॉन लेडेड पेट्रोल यूज़ किया जाएगा तो प्रॉब्लम हैज़ ओवरकम, मतलब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जैसे हम कंट्रोल कहते हैं ना, वैसे ही है। जैसे कंट्रोल करते हैं हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स का, क्वार्टरल प्रेसिपिटेट भी हमें हेल्प करता है इसको, पार्टिकल्स को मैनेज कर। द स्मोक इज पास थ्रू, जैसे कि इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, चिमनियाँ इससे स्मोक, धुआं जो है वो पास होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है चिमनियों में कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज आर अटैच्ड टुवर्ड द एंड गेट कोगुलेटेड। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल कोगुलेट कर जाते हैं, और जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो एनोड पे अटैच हो जाते हैं। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट की गई है चिमनी में, उसके एनोड पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल्स बना लेते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, कोगुलेट कर जाते हैं। ये अब इसमें जो है आपका पार्टिकल्स तो वो धुंध के, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गए, तो अब सिर्फ चिमनी से स्मोक ही निकलेगा, और जो कि पार्टिकुलेट्स नहीं कैरी करेगा, मतलब पार्टिकुलेट मैटर उसमें नहीं होंगे।
स्टूडेंट्स ये हमारा पोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा हमारा स्टूडेंट क्या रह गया था, कार्बन डाइऑक्साइड रह गया था स्टूडेंट। उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बस इसके बाद ये ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम दूसरा पढ़ेंगे। दिस गैस इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर बाय respiration, burning of fossil fuels for energy and by the decomposing of limestones। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से रिलीज होता है स्टूडेंट, आपको पता ही है कि ये हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी ये उत्पन्न होता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन से भी होता है। लाइम स्टोन्स जो होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये जो है ये जो है सीमेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर में कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है, उसमें ये उससे उस इंडस्ट्री में जब ये सीमेंट बनाया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ये वॉल्केनिक एक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये ट्रोपोस्फीयर के ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। इसका नॉर्मली जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर देखा जाएगा तो उसमें 0.03% है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जैसे कि नाइट्रोजन का 78% होता है और हमारा ऑक्सीजन का 21% होता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 0.03% होता है। विद द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल a large amount of carbon dioxide get released into the atmosphere। ऐसा आप जानते ही हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल के यूज़ बर्निंग से मतलब ये प्रोड्यूस होता है। और जो एक्सेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो अगर हम पेड़ पौधे खूब लगाएं तो फिर वो ये बैलेंस करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यूटिलाइज करते हैं, तो ये जो एक तरह से कंट्रोलिंग का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। अब जो है आप देखेंगे इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, और डिफॉरेस्टेशन से जो है बहुत नुकसान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फॉरेस्ट आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी एटमॉस्फेयर के। और ये जो अगर हम बैलेंस नहीं होगा, हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग अलग से पढ़ेंगे, ओजोन होल पढ़ेंगे, एसिड रेन पढ़ेंगे, और स्मोक पढ़ेंगे, और स्टूडेंट हम लोग ब्लैक रेन भी पढ़ेंगे। अलग से छोटे छोटे टॉपिक हैं, और वाटर पोल्यूशन एंड आपका सॉइल पोल्यूशन, छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये जल्दी फिनिश हो जाएंगे स्टूडेंट। थैंक यू क्लास।